वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 2019 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। लेकिन काम करने से पहले बेटा, जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा है कि ट्रेंड जो है वो सीडीएस में क्या रहा है, एग्जामिनर की आपसे क्या डिमांड है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो वो एक फिक्स पैटर्न जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि हर बार जो है ईएम स्पेक्ट्रम वेव्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करता हूँ, पावर से रिलेटेड या हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसे ही ऑप्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन की, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी मतलब अगर हम चर्चा करते हैं तो एनसीईआरटी बुक जो है वो लगभग सा इस सारे काम को जो है वो कवर कर लेती है। तो आपने जो तैयारी है उसी तरीके से जो है वो अपनी स्टार्ट करनी है और तरीके से काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग जो है उसके साथ साथ ट्रिक्स के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, वो चीजें जो है ना वो आपने देखनी है। तो इस वाले क्वेश्चंस के बारे में हम जो है वो बात करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। काम जो है वो करना क्या है, क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। ध्यान से देखेंगे कि क्या कहा हुआ है क्वेश्चन ने। टू आइडेंटिकल सोलिड पीसेस, दो आइडेंटिकल सोलिड पीस हैं, वन ऑफ गोल्ड अदर ऑफ सिल्वर। एक जो है वो गोल्ड का है और एक जो है वो किसका है, सिल्वर का दे रखा है। ठीक है जी। व्हेन इमर्ज कंप्लीटली, दोनों को कंप्लीटली जो है वो आपने वाटर के अंदर डाला है और दोनों का वेट जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब एयर में आप इनको वेट करते हैं तो आपने बताना है कि किसका वेट ज्यादा होगा, किसका वेट कम है। और एक बात जो उन्होंने खुद से दी है कि गोल्ड की जो डेंसिटी है वो सिल्वर से ज्यादा होती है, ये बात जो उन्होंने आपको कही है। तो क्वेश्चन जो है बेटा वो कैसे कर रहे होंगे, हमें क्या पता है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चर्चा करता हूं तो एक हमारे पास कोई भी सॉलिड पीस है और अगर आप उसको वेइंग मशीन से या स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, एयर में अगर मान लो आप उसको वेट करते हैं तो मान लो वेट कितना है, 100 न्यूटन है। तो अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर उसको लेकर जाएंगे तो उसका वेट जो है वो क्या हो जाता है। मान लो आप जो है इसको एक किसी कंटेनर में लिक्विड था उसके अंदर अगर लेकर जाते हैं तो अब जो है उसका वेट जो है बेटा वो कितना आ रहा है, 70 न्यूटन। अप्रोक्सीमेट जो डाटा है, पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है बेटा ये हमारे पास क्या है, रियल वेट है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, अपेरेंट वेट है। एक जो है वो हमारे पास रियल वेट है, दूसरे वाले की बात करता हूं तो वो जो है वो हमारे पास क्या है, अपेरेंट वेट है। इस तरीके से चीजें हैं। तो ये 30 न्यूटन जो है ये डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सब्सटेंस पे जो उसके अंदर जाता है उस पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। एंड दैट फोर्स इज गिवन बाई बाइंड फोर्स। वो जो फोर्स है उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो फोर्स जो वो क्या होता है, बाइंड फोर्स। तो रियल वेट जो बॉडी का है, रियल वेट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करें, वेट की स्पेलिंग जो है HT होगी यहाँ पे ना। रियल वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रियल वेट जो है वो 100 है। और अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, जब आप लिक्विड में लेकर जाते हैं तो वेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगता है या बाइंड फोर्स आप उसको नाम देते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो डाटा जो है वो आपने करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपसे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एयर में जब आप बात करेंगे तो एयर में जो है वो किसका वेट ज्यादा होगा या दोनों का बराबर होगा, इनके बारे में बातें जो है ना बेटा वो आपने करनी है। तो आपको क्या पता है कि जब आप किसी लिक्विड में जाते हैं तो बाइंड फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर लग रहा होता है। तो इनसे रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हमने यहाँ पे बनाना है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चीजें जो है वो क्या कह रखी है बेटा, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमने मान लिया लेट एक्स जो है, एक्स जो है वो आपने क्या मान लिया है, एक्स वेट मान लिया है किसका, यहाँ पे हमने जो मान लिया है एक्स वेट गोल्ड का मान लेते हैं, वेट ऑफ गोल्ड इन एयर। एयर में जो वेट है गोल्ड का वो कितना मान लिया, एक्स। वाई जो है वो क्या मान लेते हैं, वेट मान लेते हैं किसका, मान लेते हैं सिल्वर का। वाई वेट ऑफ सिल्वर इन एयर। इस तरीके से काम हमने मान लिया। डेंसिटी जो है उसको डी लेटर लिख लेते हैं। D1 जो डेंसिटी है वो किसकी है, गोल्ड की है। ठीक है, गोल्ड डेंसिटी जो है उसको क्या मान लिया, D1 मान लिया। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो D2 जो है, पहले जो है क्वेश्चन को हम पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग समझे होंगे और फिर जो काम है वो आप बड़ी आसानी से इस पे जो है काम कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि लेंथी अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ट्रिक को भी बेटा हम सीख रहे होंगे। D2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो D2 जो है वो हमारे पास क्या है, सिल्वर की डेंसिटी है। ये चीजें जो है ना वो आपने सपोज कर ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम किसी फ्लूइड में बात करते हैं और वो फ्लूइड क्या है, वाटर है, उसके अंदर दोनों के जो वेट हैं वो सेम है, कैसे निकाले जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। अपेरेंट वेट जो है मतलब कि अपेरेंट वेट फॉर गोल्ड इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, अपेरेंट वेट फॉर सिल्वर। अपेरेंट वेट जो है वो दोनों के लिए जो डाटा है सर वो क्या दे रखे हैं आपको, सेम दे रखे हैं, अपेरेंट वेट सेम है। अब अगर मैं अपेरेंट वेट की बात करता हूं तो रियल वेट माइनस में बाइंड फोर्स, और बाइंड फोर्स जो बेटा वो कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो चीज है वो क्या होगी,
कि वेट इन एयर डिवाइडेड बाई डेंसिटी जो है वो मान ली हमने। अब वाटर की डेंसिटी जो है वो कितनी है 1, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया जी। इसी तरीके से अगर सिल्वर की बात करते हैं तो रियल वेट कितना था y माइनस, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका वेट डिवाइडेड बाई इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी है 1 और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा जी। बेटा जी से क्या हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई डी1 हो जाएगा। यहाँ पे बात करता हूँ तो 1 y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई डी2 हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ x बाई वाई अगर मैं करने चलूँ तो x बाई वाई जो है वो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 1 बाई डी2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई डी1। ये डाटा जो है बेटा वो आपके पास है। यहाँ पे y को इसके डिवाइड में ले जाएंगे और 1 माइनस 1 बाई डी1 को इस तरफ ले जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या कह रखा है, d1 इज ग्रेटर देन d2। डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है बेटा वो ज्यादा दे रखी है किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। अब एक बात देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये आपको क्या कहता है कि x बाई वाई 1 माइनस डी2 की वैल्यू जो है सर वो क्या है, छोटी है, तो 1 बाई डी1 जो है वो क्या आ जाएगा बड़ा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो क्या करना है आपने कि d2 जो है वो स्मॉलर है और d2 अगर स्मॉलर है तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी बेटा, d2 स्मॉल है तो 1 बाई डी2 जो है वो क्या आएगा बड़ा, 1 में से माइनस करेंगे इस फैक्टर को तो ये वैल्यू छोटी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x बाई वाई न्यूमरेटर छोटा है तो ये लेस देन 1 बनेगा तो x इज स्मॉलर देन y, और y जो है वो क्या है वेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का वेट जो है वो क्या होगा ज्यादा और गोल्ड का वेट जो है वो क्या होगा कम। कुल मिला के अगर ये कंडीशन आपको दे रखी है तो एक सेकंड में क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे होंगे बेटा, वो काम जो है वो आपने कैसे करना है, आपको देखना है डेंसिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वेट कम मिलेगा। अगर किसी फ्लूइड के अंदर दोनों सब्सटेंस के लिए आपको डाटा जो है वो क्या दे रखा है, सेम वेट का दे रखा है। ठीक है, किसी भी फ्लूइड में वेट अगर आपको क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो आपने काम क्या करना है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा एयर में उसका वेट क्या मिलेगा कम। तो गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा थी तो उसका वेट जो है वो एयर में क्या मिलेगा कम। कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट जो काम है बेटा वो आपको स्पेक्ट्रम लास्ट क्लासेस में भी मैं आपको समझा चुका हूं, उसी के बेस पे बोला हुआ है। वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट, देन इज योर विजिबल एंड देन इज योर इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो आपको दे रखी है लैम्डा यूवी, लैम्डा विजिबल और देन लैम्डा इंफ्रारेड। ऐसे करके बात जो है वो आपको कह रखी है। आपको करेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो इनमें देनी है कि क्या होंगी। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, गाड़ी XUV IM राइडर, ऐसे करके बातें हमारे पास थी। और हमने क्या पढ़ा था, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ इनकी क्या होती है मिनिमम, और रेडियो की वेवलेंथ जो बेटा वो क्या बताई थी मैंने, मैक्सिमम बताई थी। ऐसे करके बातें हमने करी थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो अल्ट्रावायलेट है, फिर जो नाम है सर वो क्या है विजिबल है, देन जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है इंफ्रारेड। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है और देन क्या है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अल्ट्रावायलेट की कम, फिर किसकी विजिबल की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें ऐसा दर्शाया गया है। तो ये काम जो है ना वो आपने कर लेना है। अगली जो बातें हैं बेटा उनके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट फंक्शन, और अच्छा ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, केमिस्ट्री के टीचर जो है वो इससे डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा जी थीटा, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अब जो क्वेश्चन है वो किसका है, फिजिक्स का है। द हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर, सबसे पहले तो बेटा ये पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ जो है वो किस टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, हुक्स लॉ जो है बेटा वो हमारा आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो चीजें हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड बातें जो है ना वो हमारे पास होती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम स्टडी कर रहे होंगे। वैसे हुक्स लॉ कहता क्या है वहीं से ही आपको जो है इस बात का जवाब मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्योंकि कोई भी जो लॉ होता है बेटा अंडर सर्टेन कंडीशंस वैलिडेट होता है, ये नहीं है कि लॉ हमेशा वैलिडेट होता है, नहीं होता है। तो ये क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक आप किस में रहते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आप किस में रह के बात करते हैं, इलास्टिक लिमिट में रह के बात करते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में रह के अगर आप बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है सर वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हुक्स लॉ जो है वो क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में रह के अगर आप बात करते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो लॉ है ये कहां तक वैलिडेट होता है, इलास्टिक लिमिट तक। प्रोपोर्शनल लिमिट गलत बात है, पूरे रीजन में नहीं, एंटायर इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। इलास्टिक लिमिट के अंदर जब तक आप रहते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो कैसे रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये काम जो है ना वो आपने करना है बेटा। अब इसके बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश करूं कि इलास्टिक रीजन क्या है, प्लास्टिक रीजन क्या है। तो बेटा इलास्टिक रीजन का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आपने उसको खींचने की कोशिश करी है,
और जैसे ही आप फोर्स को छोड़ते हैं ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है, तो ये जो नाम है ये क्या है, इलास्टिक रीजन। और अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन ना कर पाए तो वो नाम जो है वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक रीजन। मतलब कि देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है, पी फॉर प्लास्टिक, पी फॉर परमानेंट। अगर बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन इज देयर, तो ये जो चीज है बेटा वो क्या बन जाता है, प्लास्टिक रीजन होता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम की, मैं बता देता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो आपको दे देता हूं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम अगर एक ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाया जाए तो वो ऐसा होता है। इस बात का क्या मतलब है, ये इलास्टिक रीजन है और तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। स्ट्रेन बढ़ाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और बॉडी एकदम से क्या हो जाती है, फ्रैक्चर कर जाती है, फेल हो जाती है। और ये जो है किस मटेरियल के लिए बताया गया है, ब्रिटल मटेरियल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल है, होता ही नहीं है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो हम जो काम है अगर किसके लिए करें, डक्टाइल मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं बेटा, तो अगर डक्टाइल के लिए बात करते हैं तो चीजें क्या करनी है। ये जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के लिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेस है और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो हमारे पास थोड़ा सा जा रहा होता है। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ तक का जो ये रीजन है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो रीजन है ये तो क्या है, इलास्टिक रीजन है। और इसके बाद का जो रीजन है बेटा वो कौन सा है, प्लास्टिक रीजन। यहां तक अगर आप ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर जाता है, इससे ज्यादा खींचते हैं तो वो प्लास्टिक में चला जाता है, वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करेगा। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस का क्या मतलब है, मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन विथस्टैंड। मैक्सिमम स्ट्रेस जो उस बॉडी पे लग सकता है उसका नाम क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। यहां तक जो है बेटा वो क्या है, इलास्टिक रीजन है, ये इलास्टिक लिमिट है। ये जो दोनों पॉइंट है ये क्या होते हैं, यील्ड पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉडी जो है वो फ्रैक्चर कर जाती है, फेल हो जाती है। ये काम आपने करना है, ठीक है। तो ये जो है कुछ डाटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको मैंने दी है, इस पे आपने गौर करनी है, पूछे जा सकती है। Which one of the following is correct sequence for the passage of light in a compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आप जो है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। एक जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और एक जो है वो हमारे पास क्या होता है, आई पीस होता है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरे वाला जो है वो कैसा होता है, आई पीस। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कैसे चल रही होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव से, मतलब कि ऑब्जेक्टिव और देन जो है वो कहाँ जा रहा होता है, आई पीस पे जा रहा होता है। तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड पे बात करता हूँ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज करा जाता है। कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस जो है ना वो यूज होता है। तो पहली बात तो इसने मिरर लिख रखा है, तो मिरर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद अगली अगर मैं बात करता हूं तो काम जब आपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में क्या होती है, बॉडी ट्यूब होती है, एक ट्यूब लगी होती है। लेंस जो है वो हमारे कैसे होते हैं, मूवेबल। आप जो है इनके बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं अपने लेवल पे। अब अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव, बॉडी ट्यूब और आई पीस, ये जो है वो हमारे पास क्या बनती है, सीक्वेंस बनती है। तो ए ऑप्शन में आई पीस जो है वो पहले है, बॉडी ट्यूब बाद में, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेंस है, बॉडी ट्यूब, आई पीस। अच्छा, कंडेंसर जो लगा होता है ये लाइट को कंडेंस करने के लिए सबसे पहले लगा होता है। तो कंडेंसर, देन ऑब्जेक्टिव, देन बॉडी ट्यूब, और फिर क्या होता है, आई पीस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का साइज बेटा छोटा होता है और आई पीस का जो साइज है वो क्या होता है, ज्यादा। इसकी फोकल लेंथ कम होती है कंपैरेटिवली, इसकी फोकल लेंथ जो है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा। ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। इस तरीके से काम जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है सीडीएस 2 के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बातें कर लेते हैं कि चीजें कैसी हैं। कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट जो बेटा हमने वीडियो बनाई है उसमें आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो एक, अगर हम सर्कुलर मोशन नाम लेते हैं तो एक एक्सेलरेशन तो आनी ही आनी है। एक्सेलरेशन तो उसमें होनी है, दो होती हैं। एक का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, एक जो बेटा कैसी होती है, टेंजेंशियल। अब अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या देखनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक जो है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें सेंट्रीपिटल होती है, उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होती है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल भी मिलेगी और कौन सी भी मिलेगी, टेंजेंशियल भी, दोनों मिल रही होंगी। तो एक्सेलरेशन तो उसके अंदर होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो तो हो ही नहीं सकती। अब जो है अगर वो कैसा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वाला है, यूनिफॉर्म वाला है तो उसके अंदर जो है वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब काम जो वो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, और कैसी है वो, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट, बदलती नहीं है। नॉट कांस्टेंट गलत है ऑप्शन।
नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, एन एको इज हियर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स। सिमिलर क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है बेटा वो पहले भी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम जो लगता है वो 5 सेकेंड्स का है। स्पीड जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 340 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपको स्पीड दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस, तो बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डबल डिस्टेंस लिया जाता है, डबल ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वीटी। क्योंकि हमने बात क्या करी थी कि हमारे पास सोर्स है, आवाज जाती है और टकरा के वापस आती है, तब जाके एको फॉर्मेशन होती है। तो जाने का डिस्टेंस डी, आने का भी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, डी है। तो 2d इज इक्वल टू वीटी, और डी के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, वीटी डिवाइडेड बाई 2। वी 340 है, टाइम के बारे में बात करूं 5 है, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर जो है बेटा ये क्या हो गया, 170, और 170 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 850 मीटर हमारे पास हो जाएगा। और इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 0.85 किलोमीटर, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है वो किलोमीटर के हिसाब से डाटा जो है ना वो आपसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या क्या रखा है, देखो वही करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस और पावर, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार जो ये चीजें हैं बेटा वो आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 100 वोल्ट का एक बल्ब है और बल्ब जो है वो कितना दे रखा है आपको, 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ये बात। टाइम जो है वो क्वेश्चन कितना कहता है, टाइम इज गिवन टू यू एज 10 आवर, ठीक है। अब ऐसा जो काम है वो कितने दिनों के लिए आपने करना है, 30 दिनों के लिए करना है। तो टोटल टाइम के बारे में बेटा अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई टी, तो 300 आवर्स जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। अब आपको क्या बताना है, यूनिट्स बताना है। यूनिट्स किस में आती है बेटा, किलोवोट आवर होती है। यूनिट्स के बारे में बात करें तो किलोवोट आवर, तो ये 100 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1/10 किलो वोट हमारे पास हो जाएगा। तो वोट हमारे पास था और वोट का आपने क्या बनाना है, किलो वोट बना दिया, क्योंकि आपको जाना है यूनिट में, और यूनिट क्या होती है, किलो वोट आवर होती है। तो आपका जो पर्पस है वो क्या बताना है, एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इंटू टाइम। पावर इज 1/10 किलो वोट, टाइम इज 300 आवर्स। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 30 किलो वोट आवर। और किलो वोट आवर को ही जो है बेटा वो हम क्या कह देते हैं, यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है। 30 किलो वोट आवर जो है वो क्या बन जाएगा, 30 यूनिट्स हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज। तो अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखी है, पहली सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर है उसके लास्ट में जो है येलो कलर जो बॉक्स होते हैं उसी में ये बातें जो है आपको बता रखे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। 4th स्टेट जो है बेटा वो क्या नाम है, प्लाज्मा नाम दिया गया है। और 5th जो स्टेट है वो हमारे पास क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो इट इज 5th स्टेट ऑफ मैटर। टोटल जो है वो 5 स्टेट ऑफ मैटर जो है आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आपको बता रही होती है। देन व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस और ऑफ अ मिरर, एम से आप इसको डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनाई है डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को। एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन नहीं जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं होता है, इमेज ऊपर होता है। ऑब्जर्व साइज जो आपने ऑब्जर्व करा है डिवाइडेड बाई एक्चुअल साइज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसको कर रहा होगा, मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। टाइम एक्सिस जो है वो कहां लेना है, एक्स पे लेना है, तो टाइम को कहां ले लीजिए, एक्स पे ले लीजिए। डिस्टेंस जो है उसको कहां ले लीजिए, वाई पे ले लीजिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो बेटा वो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहा है, जितना उसने डिस्टेंस था उसका वो वहीं पे ही रहा है। तो टाइम जो है वो पास होता रहा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो तो क्या ही रहा है, सेम। इसका मतलब क्या है, टाइम तो बदलता रहा लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या रहा है, सेम रहा। तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से, स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कोइल इंक्रीजेस। एक मैग्नेट मूव कर रही है कोइल के अंदर से, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा, करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इस वाले ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बीएलवी बाई आर। बी का मतलब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एल का मतलब लेंथ है, और वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला होता है बीएलवी आपके पास। तो वेलोसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ाई तो क्या बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट दैट इज 1 ऑक्टेव हायर देन 50 हर्ट्ज इज। तो बेटा काम जो है इससे हायर वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो वो फंडामेंटल वाले का क्या होगा, डबल होती है। नेक्स्ट हायर इसका जस्ट डबल कर देना होता है, तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। तो 1000 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करना है।